नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके पास में लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए उसके बारे में चर्चा करते हैं और आगे इन फ्यूचर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसे भी हम क्लास लेते हैं, वो काफ़ी हमारे पास में जो है वो सिलेक्टेड क्लास होती है, बच्चों के द्वारा बताई हुई होती है, या वो टॉपिक हम इस क्लास के अंदर लेके आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज के हमारे पास में जो है वो टॉपिक रहेगा दोस्तों टिटनेस। ठीक है, टिटनेस के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आंसर की बात करें तो टिटनेस के बारे में एग्जाम में जो हो बहुत सारे क्वेश्चन जो हो वो आए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर हम कहें कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हो वो इसमें से पूछे गए हैं। इमेज बेस के द्वारा भी जो हो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे जो हो वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस तरीके से क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उससे भी रिलेटेड इसमें बहुत सारे जो हो वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि टिटनेस जो हो वो एक तरीके से हमारे पास में है वो डिजीज होगी, और ये डिजीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हो वो इसके अंदर से जो हो वो निकल के आते हैं। अलग अलग नाम है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्लिनिकल फीचर है, क्या डायग्नोसिस होता है, तो सबको हम वन बाय वन करके जो है वो आगे लेंगे। देन उसके बाद जो है वो इसको पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो टिटनेस क्यों होता है, कैसे होता है, क्या रीजन हो सकता है, तो आपने देखा होगा कि जब भी हमें कभी चोट लगती है, ठीक है ना, स्पेशली जो है वो हमारे पास में जब भी कोई लोहे की चीज से हमें चोट लगती है तो तुरंत हमारे घर वाले में क्या कहते हैं, एक टिटनेस का सुई लगा के आ जाओ, ये कहते हैं। ठीक है, या फिर जहां कहीं पे भी हमें कट वाली चीजें लगती है तो अगर ज्यादा कट हो जाता है तो टिटनेस का जो है वो इंजेक्शन हमारे पास में हॉस्पिटल में लगा देते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जब भी कोई सर्जरी होती है तो उससे पहले भी जो है वो क्लाइंट को जो है वो टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। भाई कोई भी सर्जरी हो रही है तो उससे पहले भी जो है वो टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, कारण क्या है, टीटी क्या चीज है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों डेफिनेशन। देन उसके बाद हमारे पास में एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, पैथोफिजियोलॉजी, देन उसके बाद मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास में टिटनेस क्या है दोस्तों, डिजीज है। और ये डिजीज जो है वो किसकी वजह से होती है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, जैसे हमारे पास में हमने डिस्कस किया था दोस्तों थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले हमारे पास में, एक दिन है शायद, एक दिन पहले हमारे पास में क्लास हुई थी, दैट इज कॉल्ड गैंग्रीन। तो गैंग्रीन में मैंने बताया था दोस्तों कि गैंग्रीन जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, और वो बैक्टीरिया होता है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज है। क्लोस्ट्रीडियम की बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेस है, क्लोस्ट्रीडियम विल्ची है। ठीक है, तो बहुत सारी जो है वो इसकी स्पीसीज है। तो वही क्लोस्ट्रीडियम की एक स्पीसीज होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। ठीक है, तो वो जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई है वो ही हमारे पास में जो है वो टिटनेस कोज करता है। ठीक है, अब ये टिटनेस जो है वो क्यों होता है, कैसे होता है, क्या मसल स्पाज्म होता है, क्यों बनता है, इन सब चीजों के बारे में वन बाय वन करके जो है हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो टिटनेस इज एन एक्यूट पोटेंशियल फीटल डिजीज। ठीक है, टिटनेस जो है वो एक एक्यूट पोटेंशियल और फीटल डिजीज है, caused by neurotoxins टिटेनोप्लाज्मिन प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, टिटनेस जो है वो एक एक्यूट पोटेंशियल और फीटल डिजीज है एंड caused बाय न्यूरोटॉक्सिन्स टिटेनोप्लाज्मिन। ठीक है, किसकी वजह से होता है दोस्तों, टिटेनोप्लाज्मिन जो है वो हमारे पास में एक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है, और वो टॉक्सिन्स किस टाइप का होता है दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिन्स होता है। यानी कि ये कहां पे अटैक करेगा दोस्तों, नर्व पे अटैक करेगा। ठीक है, और नर्व में भी कहां पे दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर पे। कहां पे दोस्तों, न्यूरो ट्रांसमीटर पे जो है वो अटैक करेगा। समझ में आ गया? फिर से देखो, पहले इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं। टिटनेस इज एक्यूट, एक्यूट का मतलब हो गया दोस्तों सडन, सडन पोटेंशियल फीटल डिजीज, पोटेंशियल इन द सेंस घातक, ठीक है ना, या लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, तो टिटनेस जो है वो एक्यूट होता है, पोटेंशियल फीटल डिजीज होता है, कोल्ड बाई किसकी वजह से होता है दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से। अब ये न्यूरोटॉक्सिन्स कहां से सीक्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं टिटेनोप्लाज्मिन, और ये टिटेनोप्लाज्मिन कौन सीक्रेट करता है दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी।
क्लियर, यहां तक चीज समझ में आ गई। इसको ऐसे समझो, ये हमारे पास में जो है वो कोई बैक्टीरिया है। क्या है? ये हमारे पास में जो है वो कोई बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास में क्या प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों? ये प्रोड्यूस कर रहा है टिटेनोप्लाज्मिन। ठीक है, टिटेनोप्लाज्मिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और ये टिटेनोप्लाज्मिन जो है वो क्या है? टॉक्सिन्स है। क्या है दोस्तों? ये टॉक्सिन है। किस टाइप का टॉक्सिन है? ये न्यूरोटॉक्सिन्स है। न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन इन द सेंस कहां पे अटैक करेगा दोस्तों? नर्व पे अटैक करने वाला जो है वो टॉक्सिन्स है। अलग अलग देखे होंगे, कुछ जो है वो हमारे पास में हीमोलाइटिक होता है, कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स आता है, कुछ हिपेटोटॉक्सिन्स आता है, कुछ जो है वो नेफ्रोटॉक्सिन आता है। अलग अलग है। नेफ्रोटॉक्सिन मतलब हमारी किडनी पे अटैक करने वाला, हिपेटोटॉक्सिन का मतलब हमारे पास में लीवर पे अटैक करने वाला, न्यूरोटॉक्सिन का मतलब हमारी नर्व पे अटैक करने वाला, हीमोटॉक्सिन का मतलब हमारे ब्लड वेसल्स पे अटैक करने वाला। तो टॉक्सिन्स अलग अलग होते हैं। तो टिटनेस जो है वो हमारे पास में एक एक्यूट और पोटेंशियल फीटल डिजीज है, जो किसकी वजह से होती है दोस्तों? न्यूरोटॉक्सिन्स होता है प्रोड्यूस करने वाला टॉक्सोप्लाज्मिन, जो कि प्रोड्यूस करता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। देसी भाषा में कहें, टिटनेस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होने वाला जो है वो एक रोग है, जो कि टिटेनोप्लाज्मिन प्रोड्यूस करता है, और वो एक न्यूरोटॉक्सिन्स होता है, जिसकी वजह से एक्यूट और फीटल डिजीज जो है वो हो सकती है। अब ये क्या करता है दोस्तों? ये टॉक्सोप्लाज्मिन कहां पर अटैक करता है? इट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहां पे अफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, लीडिंग टू मसल्स रिजिडिटी। ये हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता ही है दोस्तों क्या चीज आती है हमारे पास में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। स्पाइनल कॉर्ड आती है, ये दो चीज आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो इट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीडिंग टू, जिसके बाद क्या करता है दोस्तों? मसल्स रिजिडिटी, सीवियर मसल्स रिजिडिटी। इतनी मसल्स रिजिडिटी होती है दोस्तों कि आप ऐसे अगर हाथ हो गए ना तो आप उसको सीधा तक नहीं कर सकते, इतनी मसल्स रिजिडिटी हो जाती है। सीवियर मसल्स रिजिडिटी, पेनफुल स्पाज्म, बहुत दर्द वाले जो है वो स्पाज्म आते हैं, एंड कन्वर्जेंस स्पेशली इन द लोग एंड नेक्स। ठीक है, कहां पे? यहां पे जबड़ों पे, और यहां पे सबसे ज्यादा जो है वो मसल्स स्पाज्म आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और इस बीमारी को इट इज आल्सो कॉल्ड एज लोकजो। लोकजो का मतलब हो गया कि इस तरीके से जो है वो बंद हो जाते हैं, अपने जो जबड़े हैं वो बिल्कुल लोक हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों लोकजो। ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स मसल्स स्टिफनेस ऑफ द जो। ठीक है, किसकी वजह से? ये हमारे पास में मसल्स स्टिफनेस हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो लोक जो है जो हो जाता है। इसको लोक जो की डिजीज के नाम से भी जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में कोजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि टिटनेस का जो है वो कोजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो दोस्तों टिटनेस का कोजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। ठीक है, क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई होता है। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो है वो ग्राम पॉजिटिव होता है। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इसके बारे में भी मैंने पूरी एक क्लास जो है वो आपको बुलेट सीरीज के माध्यम से ले रखी है। ठीक है, और कौन से बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, कौन से बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बता रखा है। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक होता है। एनारोबिक इन द सेंस इसको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक होते हैं, यानी कि उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ये जो हमारे पास में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है उसको जिंदा रहने के लिए कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई है। स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई का मतलब हो गया दोस्तों हमारे पास में कि ये जो है वो स्पोर बना लेता है। स्पोर इन द सेंस जैसे ये हमारे पास में बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है और ये इसका ऊपर कवरिंग आ गई। ठीक है, ये बैक्टीरिया जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी अपने ऊपर जो है वो स्पोर बना लेगा। ठीक है, स्पोर जो है वो एक कठिन आवरण होता है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया पड़ा रहता है। ठीक है, और स्पोर के अंदर बैक्टीरिया लाखों साल तक जीवित रह सकता है। लाखों साल तक तो नहीं रह सकता, लेकिन बहुत साल तक जो है जीवित रहता है। जैसे मैं बात करूं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या होता है कि दोस्तों मिट्टी में रहता है, सोइल के अंदर रहता है। ठीक है ना, अब ये क्या करता है, सोइल के अंदर जब तक रहता है ना तो अपने ऊपर एक स्पोर बना लेता, आवरण बना लेता। स्पोर इन द सेंस जैसे फौजी वगैरह जो है वो बंकर बना लेते हैं, वो हो गया एक तरीके से स्पोर।
तो जो बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं उसको स्पोरिंग बैक्टीरिया कहते हैं, जो बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाते उसको नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, कैप्सूल अलग चीज है, यहां पे कंफ्यूज मत होना। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया जो है वो अपने ऊपर एक कैप्सूल, कैप्सूल इन द सेंस आवरण, ठीक है, कैप्सूल का मतलब हो गया आवरण। जो बैक्टीरिया कैप्सूल होता है जिस बैक्टीरिया के ऊपर उसको कैप्सुलेटेड बोला जाता है, और जिस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता उसको नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोला जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है उसको कैप्सुलेटेड बोला जाता है, जिस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता उसको नॉन कैप्सुलेटेड बोला जाता है। ये जन्मजात होता है, यानी कि बैक्टीरिया जब पैदा होता है तभी जिसके ऊपर कैप्सूल है वो कैप्सुलेटेड कहलाएगा, जिसके ऊपर नहीं है वो नॉन कैप्सुलेटेड कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा देर बड़ा हुआ तो कैप्सुलेटेड हो गया फिर नॉन कैप्सुलेटेड हो गया, या पहले नॉन कैप्सुलेटेड था फिर कैप्सुलेटेड हो गया, जी नहीं दोस्तों, ये जन्मजात ही होता है। बैक्टीरिया जो कैप्सूल है कैप्सुलेटेड, जिस पर नहीं है नॉन कैप्सुलेटेड। उसके बाद में स्पोर आता है, स्पोर बनाया जाता है, ठीक है, स्पोर बनाया जाता है, नहीं कि जन्मजात होता है। ठीक है, तो कैप्सूल वाले बैक्टीरिया भी स्पोर बना सकते हैं, नॉन कैप्सूल वाले भी बनाते हैं। जो स्पोर बना सकते हैं उनको स्पोरिंग कहते हैं, जो स्पोर नहीं बनाते उनको नॉन स्पोरिंग कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया अपने ऊपर स्पोर बना लेता है, स्पोर इन द सेंस ये इतना हार्ड आवरण बना लेता है, अब ये जमीन में पड़ा रहता है, और खास तौर से कहां पड़ा रहता है, जो लोहे की जंग लगी हुई चीजें वहां पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे हमें उससे कट लगा, कील से या लोहे की चीज से जैसे कट लगा, तुरंत हम क्या करते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। अब कट तो लग गया, कट तो लग गया, उसके बाद वो बैक्टीरिया अंदर जो है वो चला जाएगा, स्पोर हटा देगा अंदर जाने के बाद में, और फिर अपना जलवा दिखाएगा। अगर हम क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी को अपने हाथ के ऊपर रख लें और 1 दिन 2 दिन भी हाथ के ऊपर रखें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्किन प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करे। जब तक उसको ब्लड नहीं मिलेगा ना तब तक वो अपने नशे में या अपने रोल में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका कील से या लोहे की चीज से कट लगा, तुरंत वो बैक्टीरिया अंदर चला गया, अंदर जाते फिर उसने अपना जलवा दिखाना चालू कर दिया। तो ये जो है वो हमारे पास में बेसिकली जो है वो स्पोर फॉर्मिंग जो है वो बेसिलाई होता है। एरोबिक एनारोबिक मैंने आपको बता दिया, इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो बैक्टीरिया स्पोर बना सकते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको एनारोबिक ही कहा जाता है। और ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रखा है। ठीक है, अब देखो, स्पोर आर रेजिस्टेंस टू हीट एंड डिसइंफेक्टेंट एंड फाउंड इन सॉइल, डस्ट एंड एनिमल फिशेस। ठीक है, स्पोर क्या होता है दोस्तों? ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है? हीट के अगेंस्ट भी करवाता है, डिसइंफेक्शन के अगेंस्ट भी करवाता है, और ये बेसिकली जो है वो सोइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जमीन में, मिट्टी में प्रेजेंट होता है, डस्ट में, या एनिमल फिशेस, जो भी एनिमल का जो है वेस्ट प्रोडक्ट है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हीट से और डिसइंफेक्शन से बचाता है। कितने भी हीट हो कि कोई भी डिसइंफेक्शन छिड़क दो, ये स्पोर जो है उसको बचा लेगा। तो ये हमारे पास में बेसिक डिस्कशन था इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ टिटनस। टिटनस जो है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो टिटनस जो है वो 4 टाइप का होता है। याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि नाम से ही आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। सबसे पहले हम लेते हैं जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है। जितने भी हमारे पास में टिटनेस के टाइप प्रेजेंट होते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो यही होता है। ठीक है, ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है। अफेक्टेड होल बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, तभी तो इसका नाम दिया जनरलाइज। जनरलाइज जहां कहीं पे भी वर्ड आ जाएगा दैट इज कॉल्ड होल बॉडी। जैसे जनरल एनेस्थेसिया होता है, ठीक है, जनरल सीजर्स होते हैं। जनरल का मतलब ही हो गया दोस्तों होल बॉडी। तो जनरलाइज हो गया, मोस्ट कॉमन होता है, अफेक्टेड होल बॉडी, पूरी बॉडी को जो है वो अफेक्ट करता है। एंड जो स्टिफनेस इज फर्स्ट साइन, फर्स्ट साइन होता है जो स्टिफनेस, लोग जो ऐसे वाला लोग जो है वो हमारे पास में फर्स्ट साइन होता है इसका। नेक्स्ट आ गया दोस्तों लोकेजाइड, नाम से पता चला मसल स्पाज्म। अगर इंजरी के साइड में, जैसे यहां पे कट लगा और यहां पे जो है वो हमारे पास में टिटनस अंदर गया, तो लोकल मसल्स में स्पाज्म आएगा। जैसे यहां पे कट लगा, यहीं पे स्पाज्म आ गया, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड, यानी कि मसल्स स्पाज्म नियर द इंजरी साइट। जो भी इंजरी साइट है, नियर है, वहां पे मसल स्पाज्म आता है, उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिफेलिक, नाम से पता चला। ये वाला पोर्शन क्या हो गया दोस्तों? सिफेलिक, गर्दन वाला पार्ट। ये बहुत रेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। फॉलो हेड इंजरी और ईयर इंफेक्शन अफेक्टेड क्रेनियल नर्व, यानी कि इसके अंदर
हेड इंजरी और ईयर इन्फेक्शन उसकी वजह से हो सकता है, और क्रेनियल नर्व जो हो इसके अंदर अफेक्टेड होती है, बहुत रेयर प्रेजेंट होता है। लास्ट आ गया हमारे पास में नियोनेंटल। नियोनेंटल मतलब बच्चा जब अभी अभी पैदा हुआ है उसको हम बोलते हैं नियोनेंटल, या हम कहें कि 0 से लेके 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं नियोनेंट। उसमें भी क्लासिफिकेशन है, 0 to 7 का जो है वो अर्ली नियोनेंट कहलाता है, और 7 to 28 डेज का जो बच्चा है उसको लेट नियोनेंट के नाम से जो है वो जानते हैं। क्लियर है? तो नियोनेंट की अगर बात करें तो नियोनेंट में आता है अफेक्टेड न्यू बोर्न ड्यू टू अनक्लीन कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है वो आपने स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट से नहीं काटा है, या जो हो बेसिकली अनक्लीन कटिंग कर दी है, तो बच्चों में जो है वो देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं दोस्तों नियोनेंटल टिटनस। ठीक है, तो 4 प्रकार के हो गए हमारे पास में। जनरलाइज पूरी बॉडी में होता है, सबसे मोस्ट कॉमन है, और लोक जो है वो फर्स्ट साइन होता है। सेकंड सी लोकेलाइज, जहां कहीं पे भी कट इंजरी लगा है वहां पे जो है वो मसल स्पाज बनता है जिसको हम बोलते हैं लोकेलाइज। थर्ड आता है दोस्तों सिफेलिक, ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, इसमें क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है और हेड इंजरी और इन्फेक्शन जो हो मेन रीजन हो सकता है। लास्ट आ गया नियोनेंटल, ये हमारे पास में जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं उनमें देखने को मिलता है। उनमें देखने को क्यों मिलता है? अगर आपने अनक्लीन कटिंग की है अम्बिलिकल कॉर्ड की तो वहां पे जो है वो ये टिटनेस जो है वो प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि ये जो टिटनेस है वो किस तरीके से जो है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज, पहली चीज दोस्तों, टिटनस इज ए नॉट कंटेजियस पर्सन टू पर्सन, यानी कि टिटनस वो डिजीज है, ये नॉन कंटेजिनियस है। कंटेजिनियस इन द सेंस कि डायरेक्ट टच के माध्यम से या खांसने से या छींकने से या टच करने से या किसी का टॉवल यूज करने से ऐसे फैलने वाली डिजीज जो है वो नहीं है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन फैलने वाली डिजीज जो है वो नहीं है। ठीक है, तो टिटनस इज ए नॉन कंटिन्यूअस डिजीज पर्सन टू पर्सन फैलने वाली ये जो है वो डिजीज नहीं है। अब ये कैसे फैलती है? इन्फेक्शन अकर व्हेन स्पोर इन टू द बॉडी। ठीक है, कब फैलेगी इन्फेक्शन? अकर, इन्फेक्शन तभी हो सकता है जब स्पोर एंटर करेगा कहां पे? बॉडी के अंदर। समझ में आ गया? यानी कि बॉडी के अंदर जैसे कोई कट लग गया या कैसे हमने जानबूझ के काट के डाल दिया, तो जब स्पोर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जाएगा तभी कुछ कर सकता है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज पंचर वुंड, कहीं पे भी कोई जो है वो पंचर वुंड लग जाए, जैसे कि नेल से, नीडल से या थ्रोन से कोई भी कट लग जाए, कील से हम चल रहे हैं कहीं पे भी कोई कट लग गया, पंचर वुंड हो गया, तब ये फैल सकता है। नेक्स्ट चीज कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फैल सकता है। कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपने उसी से जो है बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी तो उसके अंदर नियोनेंटल जो है वो हमारे पास में नियोनेंटल जो है वो टिटनस हो जाएगा। बर्न, बर्न वाली कंडीशन में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बर्न हो गया तो स्किन लेयर हट चुकी है, प्रोटेक्टिव लेयर हट चुकी है, और मैंने आपको बताया ना कि अगर हम बात करते हैं टिटनेस वाले बैक्टीरिया को अगर हम हथेली के ऊपर या स्किन के ऊपर कहीं पे भी रख देंगे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप 1 दिन रखो 2 दिन रखो। लेकिन बर्न वाले में क्या होता है? स्किन लेयर हट चुकी है, स्किन लेयर हटते तो फिर उसके बाद में जो है वो अपना असर दिखाना चालू कर देगा। नेक्स्ट अम्बिलिकल स्टंप इन नियोनेंट में। ठीक है, सही तरीके से आपने जो अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं काटा है या स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं लिया तो उसके अंदर हो सकता है। अनस्टरलाइज डिलीवरी, ठीक है, अनस्टरलाइज डिलीवरी तो नियोनेंटल टिटनेस जो हो वो सकता है। एंड स्किन अल्सर और गैंग्रीन, स्किन अल्सर हो गया तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास में स्किन इंटीग्रिटी जो हो डैमेज हो चुकी है, या गैंग्रीन हो गया तो गैंग्रीन वाली कंडीशन में भी स्किन जो है वो हट चुकी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो है वो टिटनस एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। बाकी ये नॉन कंटेजियस ने पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, जैसे टीबी खांस दिया फैल गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो हो फैलने वाली डिजीज नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टिटनस। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टिटनस की अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास में टिटनस जो है वो फैलता है या किस तरीके से जो टिटनस जो है वो स्प्रेड होता है, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? स्पोर इंटर ए वुंड। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? कोई भी कट लगा, कट लगते ही वो स्पोर जो है वो हमारे पास में वुंड के अंदर चला जाएगा। भाई यही तो होता है, कोई भी कट लगता है तो वुंड तो बनेगा। तो मान के चलिए कि वो स्पोर जो है वो कहां चला गया? हमारे पास में वुंड के अंदर चला गया।
एंड इन एनारोबिक कंडीशन स्पोर जर्मिनेट इनटू द एक्टिव बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे एनारोबिक कंडीशन आएगी, स्किन के अंदर चला गया, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन है, देन उसके बाद तुरंत जो है वो हमारे पास में स्पोर जर्मिनेट करेगा और एक्टिव बैक्टीरिया का जो है वो रूप धारण कर लेगा, एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद बैक्टीरिया प्रोड्यूस टेटेनोप्लाज्मिन टॉक्सिन्स। बैक्टीरिया एक्टिव स्टेज में आ गया, जैसे हमारे पास में जैसे ये बैक्टीरिया था, ये इसके ऊपर जो हो कवरिंग थी और ये इसका स्पोर था। ठीक है, जैसे स्पोर हटा, ठीक है, स्पोर हटा, देन उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। एक्टिव फॉर्म में आते ही अपने यहां से जो है वो क्या सीक्रेट करेगा दोस्तों, टेटेनोप्लाज्मिन। टेटेनोप्लाज्मिन टॉक्सिन जो है वो सीक्रेट करेगा। अब ये टेटेनोप्लाज्मिन क्या करता है दोस्तों, ये टेटेनोप्लाज्मिन हमारे पास में सीधा जो है वो कहां पे अटैक करेगा, नर्व पे, और नर्व पे भी कहां पे दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर पे, जैसे कि गाबा। ठीक है, टॉक्सिन्स बाइंड टू नर्व एंडिंग एंड ब्लॉक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये जो है वो नर्व पे जाके अटैक करेगा और जो हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है उसको जो है वो ब्लॉक कर देगा, जैसे गाबा, गामा एमिनोब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, गामा हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो ये सीधा जो है बाउंड करेगा हमारे पास में नर्व एंड पे और हमारे पास में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको जो है वो ब्लॉक कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इन कंटिन्यूअस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड स्पाज्म। ठीक है, जैसे हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देगा, देन उसके बाद में सीवियर मसल स्पाज्म जो है वो बनना चालू हो जाते हैं, कंटिन्यूअस मसल स्पाज्म जो है वो आना चालू हो जाएंगे। ये इसकी होगी दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले आता है अर्ली साइन सिम्टम्स एंड लेट साइन सिम्टम्स या क्लासिकल साइंस, इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों अर्ली साइन में क्या क्या चीज आएगी, अर्ली साइन में हमारे पास में सबसे पहले जो है वो ट्राइसमस, जिसको हम लोक जो कहते हैं, यानी कि जबड़ा जो है बिल्कुल पिचक जाएगा। ठीक है, जिसको हम ट्राइसमस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया टिटनस को कौन सी नाम से जाना था, लोकजो के नाम से, या टिटनस को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्राइसमस के नाम से जो है वो जाना जाता है। सेकंड सिम्टम्स क्या होगा दोस्तों, स्टिफ नेक एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। स्टिफ नेक हो जाएगी, बिल्कुल नेक जो है वो अकड़ जाएगी, जकड़ जाएगी, और कुछ भी हम पिएंगे, स्वॉल्व करेंगे, चाहे पानी भी हम पिएंगे तो हमें बड़ी ही जो है वो डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट, मसल्स स्टिफनेस इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर भी जो है वो मसल्स स्टिफनेस जो है वो हमें दिखाई देगी, यानी कि मसल्स स्टिफनेस जो है वो एब्डोमेन में भी हमें फील होगी। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों क्लासिकल साइन। ठीक है, यानी कि मेन, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये क्लाइंट जो है वो टिटनेस से सफर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है दोस्तों पेनफुल मसल्स स्पाज्म। ठीक है, एक तो था नॉर्मल स्पाज्म आते हैं, ऐसे जकड़न आ जाती है। ठीक है, जैसे हाइपोकैल्सीमिया के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन टिटनेस के अंदर पेनफुल स्पाज्म होता है। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर जो है वो, हाइपोकैलेमिया के अंदर जो है वो हमारे हाइपोकैल्सीमिया, सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइपोकैल्सीमिया डिक्रीज कैल्शियम लेवल। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर जो है वो हमारे पास में मसल स्पाज्म बनते हैं, जैसे चौविस्टिक साइन एंड टॉर्टोइस साइन होता है। बीपी कप बांध के आप इन्फ्लेट करोगे तो इस तरीके से मसल स्पाज्म आ जाएंगे, लेकिन वो इस मसल स्पाज्म जो हो दोस्तों पेनफुल नहीं होते हैं। स्पाज्म आ जाएंगे लेकिन कोई पेनफुल नहीं होगा। ऐसे आप यहाँ पे फेशियल मसल्स पे जो है वो ट्विस्ट करोगे या प्रेस करोगे, देन मुंह उस साइड में टेढ़ा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड चौविस्टिक साइन। तो वहां पे भी वो पेनफुल नहीं होता है, तो लेकिन ठीक है वो पेनफुल नहीं होता है, लेकिन टिटनस का जो मसल स्पाज्म होता है, ऐसे मसल स्पाज्म आएंगे लेकिन वो बहुत ज्यादा पेनफुल होंगे। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्लासिकल साइन आता है हमारे पास में ओपिस्टोनस। ओपिस्टोनस होता है आर्चिंग ऑफ द बैक, धनुषाकार शरीर। ठीक है, ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये जो आप कंडीशन देख रहे हो, ये कंडीशन जो देख रहे हो इसको बोलते हैं एपिटोनस। ठीक है, और ये इमेज बेस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इमेज बेस पे भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि इसको आइडेंटिफाई करो। ऐसी इमेज दे रखी थी और उसको आइडेंटिफाई करो, फिर ऑप्शन अलग अलग दे रखे थे, जिसमें हमारे पास में एक ऑप्शन जो है वो एपिटोनस भी जो है वो ओपिस्टोनस भी जो है वो ऑप्शन था। नेक्स्ट आता है रेस्कुसर्डिकोनिसिस। इसमें क्या होता है दोस्तों, सार्कोडेनिक स्माइल ड्यू टू फेशियल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो दोनों हमारे पास में लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं वहां पे सीवियर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है जिसको बोलते हैं हम रिसर्च सार्कोडिनियस। ये देखो कंडीशन,
ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ की वजह से जो है वो सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये भी हमें इमेज बेस के द्वारा जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें जो है वो टिटनेस के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। इसीलिए दोस्तों जिस क्लाइंट को टिटनेस है उसके लिए वेंटिलेटर भी जो है वो तैयार रखा जाता है। क्यों? क्योंकि डिफिकल्टी ब्रीदिंग कभी भी जो है वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है और क्लाइंट को सांस लेने में जो है वो तकलीफ हो सकती है। ये था हमारे पास में क्लासिकल साइन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में अदर साइन। अदर साइन कौन कौन से हो सकते हैं? स्वेटिंग हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन है तो फीवर हो सकता है, हार्ट रेट हो सकती है, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एंड सेंसिटिव टू लाइट एंड टच। ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि जो क्लाइंट टिटनेस से सफर कर रहा है वो लाइट से और टच से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे टच करोगे तो भी घबरा जाएगा और अगर ज्यादा लाइट चला दोगे तो भी वो जो है वो घबरा जाता है। तो ये साइन सिम्टम्स भी जो है वो ध्यान रखना, टिटनेस का मेन साइन सिम्टम्स है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। कैसे पता लगाओगे कि उस क्लाइंट को जो है वो टिटनेस है? तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों हमारे पास में पता लगाने का सबसे बड़ी चीज है साइन सिम्टम से ही हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ही जो कंडीशन दिखाएगा दैट इज कॉल्ड लोग जो है या फिर जो है वो हमारे पास में सार्कोइडोसिस कंडीशन है, तो जो कंडीशन है या जो साइन सिम्टम्स हो वो हमें देख के पता चल जाएगा। तो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी कि बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो हम देख सकते हैं नो स्पेसिफिक लैब टेस्ट फॉर कंफर्मेशन। कोई भी पर्टिकुलर जो है वो लैब का ऐसा टेस्ट नहीं बना जो कि ये कंफर्म कर सके कि उस क्लाइंट को जो है वो टिटनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइफाइड के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं, HIV के लिए जो हम वेस्टर्न बोल्ट ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज के लिए, मलेरिया के लिए हम पेरिफेरल मलेरिया स्मेयर करते हैं, सबके लिए अलग अलग टेस्ट होता है। लेकिन टिटनेस के लिए कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लैब टेस्ट नहीं है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सके कि उसको ये चीज प्रेजेंट है। हाँ, अगर हम वुंड से कल्चर लेंगे तो मे भी वहां पे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी प्रेजेंट हो सकता है, मे बी, नॉट 100%, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर जो हमने वुंड लिया, वुंड से अगर हम वहां पे कल्चर ले भी लेंगे या स्वैब ले भी लेंगे तो जरूरी नहीं है कि वहां पे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो प्रेजेंट हो ही हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है वुंड कल्चर में भी डिटेक्ट। वुंड कल्चर करेंगे, ठीक है, और उसमें डिटेक्ट करेंगे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, लेकिन बट नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे वो चीज प्रेजेंट है। कुल मिला के हमारे पास में बेसिक चीज है दैट इज कॉल्ड कि हम साइन एंड सिम्टम्स के आधार पे ही जो है वो पता लगा लेंगे। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस साइन सिम्टम्स के आधार पे हम टिटनेस का पता लगा लेंगे। हाँ, कल्चर लेंगे लेकिन गारंटी नहीं है कि वहां पे वो चीज प्रेजेंट होगी ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टिटनेस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम ले लेते हैं। वुंड केयर कैसे करेंगे, देन उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे चढ़ाएंगे, वैक्सीन कैसे देंगे, हर चीज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि हर एक ट्रीटमेंट जो है वो अलग तरीके से हम ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वुंड केयर, आप कहीं गए नंगे पार या बेयर फुट चल रहे हो, जैसे ही कट लगा, कट लगने के बाद वहां पे वुंड बन गया। ठीक है, अब हो सकता है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी उस वुंड के थ्रू जो है वो आपके अंदर चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, वुंड केयर करते हैं। वुंड केयर में हम क्या करेंगे, क्लीनिंग एंड डिब्राइमेंट ऑफ द वुंड। ठीक है, उस वुंड को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन करेंगे एंड रिमूव नेक्रोटिक टिश्यू टू रिड्यूस एनारोबिक एनवायरमेंट, और डिब्राइमेंट करेंगे। अगर घाव बन चुका है, घाव बन चुका है और आसपास जो है वो हमारे पास में डेड टिश्यू आ चुके हैं, ठीक है ना, डेड टिश्यू आ चुके हैं, नेक्रोटिक टिश्यू जो है प्रेजेंट है, तो उन सबको हटा देंगे। क्यों है? क्योंकि वो एक तरीके से जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के लिए घर का काम करेंगे, होटल का काम करेंगे, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। अब एनारोबिक बैक्टीरिया और अगर वहां पे नेक्रोटिक टिश्यू या हम कहें कि गैंग्रीन टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो एनारोबिक है, तो उनके लिए जो है वो फेवरेबल जगह हो जाएगी। तो क्लीनिंग वुंड करेंगे एंड डिब्राइमेंट करेंगे वुंड का। ठीक है, और जो भी नेक्रोटिक टिश्यू है, नेक्रोटिक टिश्यू इन द सेंस जो डैमेज हो चुके हैं टिश्यू, उनको रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एनारोबिक एनवायरमेंट तो देना ही नहीं है, अदरवाइज वो वहां पे ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेडिकेशन। मेडिकेशन की बात करें दोस्तों तो जिस पर्सन को जो है वो हमारे पास में टिटनेस हो चुका है उसको टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो ट्रांसफ्यूज की जाती है। ठीक है, किस लिए?
न्यूट्रलाइज अनबाउंड टॉक्सिन को और गिवन IM, ये बेसिकली जो है वो IM दिया जाता है। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो दोस्तों कि एक तो होता है हमारे पास में वैक्सीन और एक होता है सीरम। ठीक है, दोनों को समझो, एक होता है हमारे पास में वैक्सीन और एक होता है सीरम। ठीक है, यानी कि बने बनाए इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसको हम ले लेते हैं दोस्तों IgG। ठीक है, IG इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्लियर? कैसे होता है उसको हम ले लेते हैं दोस्तों कि आपने देखा होगा कि किसी भी पर्सन को जो है वो कुत्ते ने काट लिया। क्या कर लिया? कुत्ते ने काट लिया। अब कुत्ते ने काट लिया तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर वैक्सीन लगाते हैं। कौन सा दोस्तों? ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, क्या लगाते हैं? एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, अब देखो अगर छोटा मोटा काटा है, 4 कैटेगरी डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 4 कैटेगरी में इन द सेंस, फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, छोटा मोटा झपट्टा ही मारा है, एक आध दांत जो है वो चुभा, उसको फर्स्ट सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड में पूरा वुंड आ गया है, उसको हम कहते हैं थर्ड कैटेगरी। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी पर्सन को कुत्ते ने काट लिया। ठीक है, कुत्ते ने काट लिया, हॉस्पिटल गया, हमें देखते हैं कि ज्यादा वुंड नहीं है, तो हम उसमें ARE, एंटी रेबीज वैक्सीन देके जो है उसको घर भेज देते हैं। देन उसके बाद जो भी टाइमिंग है 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज पे जो है वो हम इंजेक्शन लगवा देते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे वुंड ज्यादा हो चुका है, ठीक है, वुंड ज्यादा हो चुका है और मान लो गलती से वो जो कुत्ते ने काटा उसको रेबीज है, तो जब तक हमारे पास में इस वैक्सीन के द्वारा हमारे पास में इम्यूनिटी बनेगी तब तक उस पर्सन को रेबीज हो जाएगा। राइट, तो उसके लिए हम उसके अंदर क्या डालते हैं दोस्तों, उसके अंदर ARS डालते हैं, एंटी रेबीज सीरम डालते हैं। एंटी रेबीज क्या है, सीरम क्या है दोस्तों? बनी बनाई एंटीबॉडी जो है वो हम उसके अंदर डालते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में वैक्सीन टिटनेस का हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, टिटनेस का हम ले लेते हैं। ये तो था हमारे पास में रेबीज का जो मैंने आपको समझाया। अब हम ले लेते हैं दोस्तों टिटनेस का। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन है, कोई पर्सन चल रहा है, नंगे पांव चल रहा है, कट लग गया, कट लगने के बाद में वो हॉस्पिटल आया। अब कट लगने के बाद में क्या हो सकता है दोस्तों, कट लगने के बाद में हमारे पास में है कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि उस पर्सन को हम TT का इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन TT का लगाया जाता है, 0.5 ml की डोज होती है और IM जो है वो लगाया जाता है। ये आपको बेसिकली पता है। तो हम TT का जो है उसके अंदर इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे दोस्तों? इंजेक्शन लगा देंगे TT का। अब TT का लगाने के बाद में अगर मान के चलिए रियल में ही वहां पे जो है वो उसके अंदर बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया अंदर चला गया और वो तो सीधा सीधा अपना टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देगा तो टिटनेस जो हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एंटी टिटनेस वैक्सीन। ठीक है, अब उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एंटी टिटनेस सीरम देते हैं। बनी बनाई वैक्सीन जो है वो हम, बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो उसके अंदर डाल दी जाती है, जिसको बोलते हैं ATS, एंटी टिटनेस सीरम जो है वो डाल दिया जाता है। बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो डाल देते हैं। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों टिटनेस इम्यून ग्लोबुलिन। ये क्या करती है, जो अनबाउंड टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और ये बेसिकली जो है वो IM दिया जाता है। ठीक है ना, आपने भी देखा होगा कि जो हम ARS लगाते हैं, एंटी रेबीज सीरम लगाते हैं, वो मैक्सिमम डोज IM लगाते हैं, देन उसके बाद जो है वो अलग जगह लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की बात करें तो दोस्तों मेट्रानिडाजोल जो है वो हमारे पास में प्रेफर आती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो मेट्रानिडाजोल जो है वो हमारे पास में सबसे प्रेफर्ड ड्रग्स आती है। ठीक है, सबसे प्रेफर्ड कौन सी है दोस्तों? मेट्रानिडाजोल। ठीक है, और पेनिसिलिन G जो है वो एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मसल्स रिलैक्सेंट या एंटी स्पाज्मोडिक मसल्स। अगर हम देंगे तो क्या देंगे, आपको भी पता है दोस्तों कि मसल्स रिलैक्सेंट दिया जाता है क्योंकि सीवियर मसल्स स्पाज्म है और एंटी स्पाज्मोडिक दिया जाता है, तो उसके लिए डायजिपाम दिया जाता है फॉर स्पाज्म के लिए। स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए हम डायजिपाम देते हैं एंड बक्लोफेन देते हैं मसल्स रिलैक्सेंट के लिए। आपको पता है टिटनेस हो गया, तो टिटनेस में मेन चीज हमारे पास में मसल्स स्टिफनेस एंड स्पाज्म आते हैं, तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए डायजिपाम और बक्लोफेन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? रिड्यूस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे पास में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो दिया जाता है। और सेडेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर सीवियर केस हो जाएगा तो वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी को जो है वो अफेक्ट करेगा और पेन मैनेजमेंट हम देते हैं। और इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
कि जो पर्सन टिटनेस से सफर कर रहा है उसमें हम वेंटिलेटर हमेशा एक्टिव मोड में रखते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली टिटनेस के अंदर जो है वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारे पास में मैनेजमेंट था मोटा मोटी टिटनेस का। देन उसके बाद में आ जाता है दोस्तों प्रिवेंशन। ठीक है, टिटनेस का प्रिवेंशन किस तरीके से करोगे, बचाव किस तरीके से करोगे। प्रिवेंशन का मतलब ही हो गया दोस्तों बचाव। तो टिटनेस ना हो इसका बचाव किस तरीके से करोगे, तो सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाते हैं। आपने भी देखा होगा टिटनेस टॉक्सोइड टीटी का जो है वो वैक्सीनेशन करवाया जाता है। अब आपको पता है कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो है वो बेसिकली जो 6 किलर डिजीज है, ठीक है, 6 किलर जो डिजीज है बच्चे के अंदर, ठीक है, चाइल्ड के अंदर जो 6 किलर डिजीज है उसके अंदर कौन कौन सी चीज आती है दोस्तों। डिप्थीरिया आता है, पर्टूसिस आता है, टिटनेस आता है, पोलियो आता है, मीजल्स आता है। देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में टी हो गया, टीबी होता है। ठीक है, ये हो गया डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स एंड टीबी। ये जो है वो हमारे पास में 6 किलर डिजीज है। अब इस 6 किलर डिजीज में हमारे पास में एक ये भी आ गई दैट इज कॉल्ड टिटनेस। मैं सारी लेता हूं, डिप्थीरिया, ठीक है, पोलियो, ये मान लो पर्टूसिस, ठीक है, ये मीजल्स, ठीक है, और ये टीबी। ये 6 किलर डिजीज है। तो इस 6 किलर डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो टिटनेस जो है वो भी हमारे पास में एक तरीके से जो है वो किलर डिजीज के रूप में आ गया। ये टिटनेस है, ये भी हमारे पास में जो है वो 6 किलर डिजीज के रूप में आ गया। तो इसका भी हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो वैक्सीनेशन किसके साथ करते हैं दोस्तों, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, या डीएपी या डीटी, डिप्थीरिया, टिटनेस, इनके साथ में जो है वो इम्यूनाइजेशन किया जाता है। पहले प्राइमरी डोज दी जाती है, देन बूस्टर डोज दिया जाता है एवरी 10 ईयर के अंदर। बेसिकली आपने नॉर्मल देखा होगा अगर किसी को कट लगता है, चोट लग जाती है, तो हम इंजेक्शन टीटी का जो है वो बेसिकली लगवा देते हैं। ये हम स्टेट लगवा लेते हैं, राइट। अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें हम 1 महीने के अंतराल पे, ठीक है, 1 मंथ बोल दीजिए, ठीक है, 1 मंथ या 4 वीक के अंतराल पे हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके अंदर जो है वो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक है, जैसे आज वैक्सीन लग गया तो उसके बाद 1 महीने बाद बूस्टर डोज जो है वो लगती है। तो इस तरीके से हम प्रिवेंशन जो है वो कर सकते हैं। डीपीटी के साथ में जो है वो हम वैक्सीनेशन करते हैं। अब आपको पता है कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस का कब कब लगता है, 4 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे जो है 6, 10 एंड 14 वीक पे लगता है। तो देखो किस तरीके से जो है हमारे पास में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जिसके अंदर लगता है। कब कब लगता है दोस्तों, 6, 10 एंड 14 वीक। हर वैक्सीन के अंदर जो है वो आपको पता है मिनिमम 4 वीक का जो है वो गैप होना चाहिए या 1 महीने का जो है वो गैप होना चाहिए। तो ये बेसिकली 6 पे, 10 पे एंड 14 वीक पे जो है वो लगाया जाता है। किसके साथ लगाया जाता है दोस्तों, डीपीटी के साथ लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस कंबाइंड वैक्सीन जो है वो लगा दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड जो है वो बूस्टर डोज लगाई जाती है 16 से 24 महीने पे। ठीक है, बूस्टर डोज जिसको हम डीपीटी की जो है वो बूस्टर डोज कहते हैं। उसके बाद 5 साल पे लगाया जाता है, ये सेकंड बूस्टर डोज है। ये हमारे पास में फर्स्ट बूस्टर डोज थी, ये हमारे पास में सेकंड बूस्टर डोज है। उसके बाद 10 से 16 ईयर में हम लगाते हैं टीडी वैक्सीन। और टीडी वैक्सीन क्या है दोस्तों, टीडी वैक्सीन हमारे पास में टिटनेस एंड डिप्थीरिया। ठीक है, यहां पे पर्टूसिस जो है वो हट चुका है। ठीक है, 10 से 16 साल के बाद में जो है वो पर्टूसिस नहीं लगता है, उसमें हम डिप्थीरिया एंड टिटनेस जो है वो लगाते हैं। प्रेगनेंसी कंडीशन में आपको बताइए 2 डोज लगाते हैं टीटी की या डीटी की 1 महीने के अंतराल पे ऑफ 1 मंथ इंटरवल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो है हमारे पास में डिस्कशन यहाँ पे जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों टिटनेस प्रोफाइलेक्सिस वुंड, यानी कि जो वुंड बन गया है उसको आप किस तरीके से जो है वो ट्रीट करोगे। ठीक है, तो वुंड को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है क्लीन माइनर वुंड, यानी कि बिल्कुल छोटा सा घाव बना है और बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सेकंड आ गया मेजर या डर्टी वुंड, बड़ा वुंड है या बहुत गंदा है, गंदा इन द सेंस वहां पे कंटामिनेटेड चीज है। तो 2 प्रकार के वुंड है। अब उसमें हम किस तरीके से वैक्सीन देंगे उसको हम ले लेते हैं, या क्या हम एक्शन करेंगे उसको हम ले लेते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट फुल वैक्सीनेटेड है, फुल वैक्सीनेटेड इन द सेंस मैं हूं, ठीक है, अब मेरे बचपन में पूरे डीपीटी के टीके भी लगे हुए हैं,
ठीक है, 6, 10 एंड 14 वीक पे डीपीटी के टीके लगे हुए हैं। उसके बाद में जो है वो हमारे पास में 18-24 मंथ में बूस्टर डोज भी लगी हुई है। उसके बाद 5 साल पे भी बूस्टर डोज लगी हुई है और हर 10 साल पे जो है वो बूस्टर डोज लग रही है, यानी कि मैं टिटनेस से फुल्ली इम्यूनाइज्ड हूं। ठीक है, तो उसमें अगर हमारे पास में क्लीन वुंड है, बिल्कुल क्लीन वुंड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करोगे। उस वुंड को जो है वो आप क्लीन करके, वैसे तो वुंड क्लीन है, उसको आप क्लीन ही रखोगे। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए ज्यादा डर्टी वुंड है, मेजर बड़ा वुंड है, डर्टी वुंड है, तो उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, टीटी की जो है वो बूस्टर डोज लगवाओगे। ठीक है, अगर आपने जो है वो हमारे पास में टीटी की बूस्टर डोज लगवाई जाएगी। अब आता है इनकम्प्लीट या नो वैक्सीन। कोई पर्सन है जिसको कोई वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नहीं है या उसने वैक्सीन नहीं लगाई है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, उस कंडीशन में अगर क्लीन माइनर वुंड है तो सिर्फ टीटी लगा के छोड़ देंगे, लेकिन अगर मेजर या डर्टी वुंड है तो उसमें टीटी प्लस TIG दैट इज कॉल्ड टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो देंगे। समझ में आ गया? छोटा मोटा वुंड है, फुल्ली वैक्सीन है, कुछ नहीं करेंगे। बड़ा वुंड है, फुल्ली वैक्सीनेट है, तो टीटी बूस्टर डोज जो है वो लगा देंगे। अगर इनकम्प्लीट या कोई वैक्सीन नहीं है, छोटा वुंड है, तो टीटी लगा के छोड़ देंगे। अगर बड़ा वुंड है तो टीटी प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो लगा देता है। वो सेम रेबीज वाली कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बताई थी कि इसके अंदर हम जो है वो सीरम भी लगवाते हैं अगर 3rd एंड 4th कैटेगरी हुई तो। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन ऑफ टिटनस। टिटनस के जो है वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है उसको हम ले लेते हैं। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन तो आता है हमारे पास में रेस्पिरेटरी फेलियर। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन तो यही आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे टिटनस आगे बढ़ेगा, आगे अगर प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास में रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर भी जो है वो स्पाज्म आ जाएंगे। इसीलिए हमारे पास में रेस्पिरेटरी जो है वो फेलियर होगा ड्यू टू लेरिंजियल स्पाज्म एंड डायफ्राम इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये हमारे पास में सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है रेस्पिरेटरी फेलियर। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में बोन फ्रैक्चर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टिटनस के अंदर इतना सीवियर मसल स्पाज्म होता है कि बोन भी ब्रेक हो जाती है, बोन भी टूट जाती है। अब सोचो कितना मसल स्पाज्म बनता होगा। बोन फ्रैक्चर भी एक जो है मेन जो है वो कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट एस्पिरेशन निमोनिया। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास में सीवियर मसाज स्पाज्म आ रहा है, एब्डोमेन में आ रहा है, तो एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी यानी कि अरिथमिया हो सकता है, बीपी स्विंग कर सकता है, कभी अप एंड डाउन कर सकता है, और कोमा एंड डेथ कर सकता है। केस ऑफ फर्टिलिटी 10 to 60% विदाउट ट्रीटमेंट। अगर आपने ठीक है ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो 10 से 60% चांसेज है क्लाइंट के मौत होने की। अगर आपने ट्रीटमेंट किया तो फिर मे भी आप उसको जो है वो सर्वाइव या बचा सकते हो, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो हमारे पास में जो है वो कोमा या डेथ के जो है वो 10 से 60% संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ टिटनस। टिटनस के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या रहेगा? तो सबसे पहला और मेन मैनेजमेंट हो जाएगा हमारे पास में एयरवे मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता ही है रेस्पिरेटरी फेलियर है। तो सबसे पहले सक्शन सिक्रेशंस, जो भी सिक्रेशंस आ रहे हैं उनका जो है वो आप सक्शन करोगे। क्यों? क्योंकि अगर सक्शन नहीं करोगे तो फिर एस्पिरेट निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ नीडेड। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। अगर हमारे पास में मसल्स स्पाज्म इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से सांस लेना जो है वो दिक्कत कर रहा है, तो हम फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो उस पर रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मिनिमाइज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस क्लाइंट को टिटनस है उसको बिल्कुल क्वाइट अलग कमरे में रखते हैं, डार्क एनवायरनमेंट में रखते हैं टू प्रिवेंट स्पाज्म। अगर आपने तेज लाइट भी जो है वो ऑन कर दी है तो तुरंत जो है वो स्पाज्म आ जाता है अगर क्लाइंट जो है वो टिटनस से सफर कर रहा है। एंड मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन जो है वो मॉनिटर करेंगे। क्लाइंट को अलग रखेंगे, आइसोलेट रखेंगे, क्वाइट एनवायरनमेंट में रखेंगे, डार्क एनवायरनमेंट में रखेंगे और स्पाज्म जो है वो प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन एज ऑर्डर। जो भी मेडिकेशन ऑर्डर की गई है वो मेडिकेशन जो है वो हम देंगे। मेंटेन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे। इंटरनल फीडिंग भी देंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। वुंड केयर देंगे एंड एजुकेट फैमिली अबाउट वैक्सीनेशन एंड फॉलोअप। वैक्सीनेशन के बारे में और आगे के फॉलोअप के बारे में जो है वो क्लाइंट को हम एजुकेट करेंगे, उसके फैमिली मेंबर को जो है वो एजुकेट करेंगे। ये हमारे पास में जो है वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
फटाफट जो है वो हम इसके निमोनिक्स लेते हैं, देन उसके बाद इसकी जो है वो समराइज करते हैं। ठीक है, टिटनेस के कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, उसका निमोनिक्स आ गया स्पास्टिसिटी। ठीक है, स्पास्टिक से आ गया हमारे पास में एस फॉर स्पाज्म ऑफ मसल्स। ठीक है, पी फॉर पेनफुल स्टिफनेस होते हैं, जैसे कि लोक जो होता है। नेक्स्ट आर्चिंग ऑफ ब्रेक, जिसको अपोस्टोनस जो है वो कहा जाता है। एस फॉर स्वेटिंग हमें देखने को मिलेगी। टी फॉर ट्रेसमस, ठीक है, मसल्स का जो है कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा। देन आई फॉर इंक्रीज रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, एंड सी फॉर कन्वर्जेंस एंड कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास में जो है वो कुछ टिटनेस के सिम्टम्स थे, जिनको हम स्पास्टिक के नाम से जो है वो निमोनिक से याद रख सकते हैं। एस फॉर स्पाज्म, पी फॉर पेनफुल स्टिमुलस, ए फॉर आर्चिंग ऑफ बैक, एस फॉर स्वेटिंग, टी फॉर ट्रेसमस, आई फॉर इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, एंड सी फॉर कोमा एंड कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, एंड लास्ट समराइज कर लेते हैं फटाफट। आज की क्लास हमने दोस्तों टिटनेस से शुरू की थी। तो टिटनेस में हमारे पास में सबसे पहली चीज आता है कोजेज क्या होता है या क्या एटियोलॉजी है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टॉक्सिन्स। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। वो टॉक्सिन्स हमारे पास में जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉक करने के बाद में सीवियर जो है वो मसल्स स्पाज्म बनते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन की बात करें तो दोस्तों ये ट्रांसमिशन डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन नहीं होता, लेकिन अगर कंटामिनेटेड वुंड है उसकी वजह से हो सकता है। वो कंटामिनेटेड वुंड कट इंजरी की वजह से या किसी जो हो बर्न की वजह से या कोई भी वुंड हो गया उसकी वजह से, नॉट पर्सन टू पर्सन। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन जो हो वो टिटनेस कभी भी नहीं फैलता है। किसी पर्सन को जो हो टिटनेस है तो आप उसके साथ रहो, खाओ पियो, कुछ भी करो, टिटनेस जो हो वो आगे नहीं फैलेगा। नेक्स्ट की साइन की अगर हम बात करें तो की साइन हमारे पास में आता है दोस्तों ट्राइसमस, यानी कि लोकजो और मसल्स स्पाज्म जो है वो बनते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास में आता है दोस्तों TIG, दैट इज कॉल्ड टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एंड सेडेशन देते हैं। ठीक है, TIG क्यों देते हैं दोस्तों? TIG टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं हमारे पास में बनी बनाई एंटीबॉडीज। एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है दोस्तों? क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से हो रहा है। सेडेशन क्यों देंगे दोस्तों? ताकि इस मसल्स स्पाज्म ना आए। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो TT वैक्सीन एंड वुंड हाइजीन को जो है वो मेंटेन किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास में एक ही चीज आती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, और अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा तो क्लाइंट की जो है वो डेथ हो जाएगी। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज हमारे पास में टॉपिक टिटनेस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में जो है वो हमारे पास में कोई भी कंफ्यूजन जो है वो टिटनेस से रिलेटेड नहीं रहेगा। क्लास कैसे लगी उसके बारे में कमेंट जो है वो जरूर बताइएगा। क्लास से रिलेटेड कोई भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फंडामेंटल का हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी का हो, चाहे वो हमारे पास में गायनोकोलॉजी का हो, चाहे मेडिकल सर्जिकल का हो, आप कमेंट करके जो हो बताइए, उसको हम बहुत जल्दी लेंगे। ठीक है, और आपने कमेंट कर दिया, आप उसको बार बार नहीं भी करोगे तो भी मुझे याद रहेगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही मेरे पास में जो हो मौका रहेगा, हम उस टॉपिक को एज सून एज पॉसिबल जो है वो लेके आएंगे। आप उस चीज पे निश्चिंत रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ क्लास के बारे में बताइएगा, ठीक है, क्या पढ़ना चाहते हो उसके बारे में बताइएगा, बाकी सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो, मैं सारी चीजें क्लियर कर लूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।